हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी नाइट ट्यूटोर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉइल साइंस से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक जो पुस्तक है किसने लिखी? मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर है एन.सी. ब्रेडी, बी है ट्रिसडेल एट अल, सी एम.एन. राइट, डी है किसी भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिसडेल एट अल के द्वारा मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, पानी पौधे का मुख्य पोषक है नामक सुझाव किसने दिया था? पानी पौधे का मुख्य सूचक है सुझाव किसने दिया? ऑप्शन नंबर पीटर डे कैसेंजी, बी जे.बी. हेलमोंट, सी फ्रांसिस बेकन, डी जेथरो टुल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फ्रांसिस बेकन थे, उन्होंने सुझाव दिया कि पानी पौधे का मुख्य पोषक है। अगला प्रश्न है, पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, ये सुझाव किसका था? रॉबर्ट गोयल, जॉन वुडवर्ड, जेबी गलेबर, जी.बी. हेलमोंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, जो जेबी हेलमोंट थे, उन्होंने कहा कि पादप जो है पोषण, पानी जो है पौधे का संपूर्ण पोषण है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, जेबी हेलमोंट। पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है, ये सुझाव दिया था जेबी हेलमोंट ने। अगला प्रश्न है कि वनस्पति का मुख्य आधार है पानी है बल्कि साल्टपीटर, यानी वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्टपीटर है, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था जेबी गलेबर ने। वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि साल्टपीटर है, यह सुझाव किसने दिया? जेबी गलेबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, हार्स हुइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो हार्स हुइंग हस्बेंड्री उसको लिखा था जेथरो टुल ने। अगला प्रश्न है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी? जो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक है या उसको लिखा ऑप्शन नंबर है सर हम्पी डेवी, बी आर्थर यंग, सी कंवर, डी रॉबर्ट वारिंगटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आर्थर यंग थे, उन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक बुक लिखी। अगला प्रश्न है, फीड प्लांट टेक्निक का जनक, फीड प्लांट टेक्निक का जनक किससे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेबी बोसिंगर्ट है, पुष्करनाथ, लिविंग, रामानुज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फील्ड प्लांट टेक्निक का जनक जो है जेबी बोसिंगर्ट को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लिविंग ने लाभ मिनिमम कब दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1862 ईस्वी में लिविंग ने लाभ मिनिमम दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप से सूखा यानी ड्राट के प्रति रेजिस्टेंट है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटास। पौधों में जो पोटास न्यूट्रिशन है सूखा के प्रति रेजिस्टेंट क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शित होना किसकी कमी से होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस। जो है पौधे में पत्तियों के किनारे जो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, ये फास्फोरस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में अचल यानी इमोबाइल होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है अचल पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में कुल फैमिलीज में गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम, गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम सबसे कम होता है ग्रेमनी में, फिर लेगुमिनेसी, फिर सबसे ज़्यादा क्रूसीफेरी, यानी तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंधक की बढ़ती हुई आवश्यकता का क्रम जो है ग्रेमनी, फिर लेगुमिनेसी, फिर क्रूसीफेरी। अगला प्रश्न है, पौधे बोरान को मुख्यतः किस रूप में लेते हैं? जो पौधे हैं बोरान को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें फोर राइट हो जाएगा, H3BO3। पौधे जो हैं को H3BO3 के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, जब पौधों में लौह तत्व की मात्रा कितने ppm से कम होती है तो पौधे कमी के लक्षण प्रकट करेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब पौधे में लौह तत्व की मात्रा या सांद्रता 50 ppm से कम होती है तो पौधे कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी मुख्यतः कब प्रदर्शित होती है? जब फसलों को उगाते हैं। लवणीय क्षारीय भूमि में, अम्लीय, उदासीन, चूनायुक्त क्षारीय भूमि में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब फसलों को हम चुनायुक्त क्षारीय भूमि में उगाते हैं तो लौह तत्व की कमी मुख्यतः प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो रिडक्टेज, नाइट्राइल रिडक्टेज। तो इनमें सभी राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे की पत्ती के किनारे कांस्य रंग के प्रकट होते हैं जब लौह तत्व की सांद्रता 300 ppm से अधिक हो जाती है? कौन से पौधे की पत्तियों के किनारे जो है कांस्य कलर के हो जाएंगे जब लोहे तत्व की सांद्रता 300 ppm से ज़्यादा होगी? चावल है, राइस।
अगला प्रश्न है कपास में क्रिंकल लीफ किसके कारण होता है? लोहा विषालुता, जस्ता विषालुता, मैंगनीज विषालुता, जिंक विषालुता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कपास में क्रिंकल लीफ का कारण है मैंगनीज की विषालुता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है पौधे में जस्ते की कमी साधारणता दिखाई पड़ती है जब इसकी सांद्रता कितने ppm से कम हो जाती है? 6, 5, 30, 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 ppm। पौधे में जस्ते की कमी साधारणता तब दिखाई देगी जब इसकी सांद्रता 30 ppm से कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है मोलिब्डेनम में घटक है। मोलिब्डेनम किसका घटक है? यूरिएज का, नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का, या नाइट्रोजिनेज था नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो मोलिब्डेनम में घटक है वो नाइट्रोजिनेज एवं नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का घटक है। अगला प्रश्न है मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू नामक बीमारी का कंट्रोल किया जा सकता है? कैल्शियम है, कॉपर, मोलिब्डेनम या क्लोराइड। किसका स्तर बढ़ाकर हम डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल कर सकते हैं बाजरे में? तो यह क्लोराइड। क्लोराइड का हम स्तर बढ़ाकर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा का हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक किस फसल के लिए अनुकूल नहीं है? गन्ना, गेहूँ, आलू, अरहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसके लिए क्लोराइड आयन युक्त फर्टिलाइजर उपयुक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय क्षमता CEC का निर्धारण करने के लिए कौन सा निष्कर्ष उपयोग आता है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का यूज होता है CEC के निर्धारण के लिए। अगला प्रश्न है बेस संतृप्ति जिसे बोलते हैं बेस सेचुरेशन की गणना के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट है। विनिमय क्षार बट्टे CEC गुणे 100। विनिमय क्षार बट्टे CEC गुणे 100 जो है ये बेस सेचुरेशन की गणना करने का फार्मूला है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है ऋणायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा pH बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऋणायन विनिमय क्षमता बढ़ती है जैसे जैसे मृदा pH घटता है। अगला प्रश्न है एक एकड़ मृदा का 6 इंच तक की गहराई तक का कितना वजन होता है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है 2 × 10⁶ LB। अगला प्रश्न है कौन सा पोषक तत्व मृदा से जड़ों की ओर जड़ अवरोध समूह बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है? जिंक, सल्फर, बोरान, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक। जिंक जो पोषक तत्व है मृदा से जड़ों की ओर जड़ अवरोध समूह बहाव एवं विसरण द्वारा समान अनुपात में गति करता है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव सूक्ष्म वायवी मुक्त स्थिरीकृत और घासों के साथ संलग्न होते हैं? एजोक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम, फ्रैंकिया, राइजोबियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो एजोस्पाइरेलम सूक्ष्म जीव हैं ये मुक्त स्थिरीकृत और घासों के साथ संलग्न होते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो फसलोत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की अधिकतर मात्रा दलहनी फसलों के द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन से पूरी कर लेता है? भारत, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो फसलोत्पादन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की अधिकतर जो मात्रा है दलहनी फसलों द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन से पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें इधर कार्बन एवं इधर CN रेशियो दिया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो गुणांक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट नहीं है। बाकी मृदा सूक्ष्म जीव का CN हो जाएगा 8:1, मृदा कार्बनिक पदार्थ का 10:1 और फार्म यार्ड मैन्योर जो है उसका 20:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रिफिकेशन के लिए उचित pH है। नाइट्रिफिकेशन के लिए जो उचित pH होता है 7.2 से लेकर 8 तक होता है, 8.5 तक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो 7 से अधिक है लगभग, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नाइट्रिफिकेशन के लिए उचित pH 8.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर के कारण नाइट्रिफिकेशन होता है। यह एक अविकल्पी स्वावित्त पोषित जीवाणु है या परपोषित जीवाणु है या उपरोक्त दोनों है या मृतजीवी पोषित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर हैं इसके कारण जो नाइट्रिफिकेशन होता है यह एक अविकल्पी स्वावित्त पोषित जीवाणु है। नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर स्वावित्त पोषित और अविकल्पी जीवाणु हैं। अगला प्रश्न है
नत्रजन का अधिकतम स्थिरीकरण होता है। नत्रजन का अधिकतम स्थिरीकरण कब होगा? 10% ऑक्सीजन पर, 20% ऑक्सीजन पर, 30%, 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20% नत्रजन पर जो है ऑक्सीजन पर नत्रजन का मैक्सिमम स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है अमोनिया का स्थिरीकरण किसमें होता है? अमोनिया का स्थिरीकरण किसमें होगा? वर्मिकुलाइट, इलाइट, मॉन्टमोलोनाइट और केलियोनाइट, क्लोराइट और केलियोनाइट सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अमोनियम का जो स्थिरीकरण होता है फिक्सिएशन वो वर्मिकुलाइट और इलाइट में होता है। अगला प्रश्न है कौन से उर्वरक में आग और विस्फोट की जोखिम होती है? ये एक्वा अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें आग व विस्फोट का जोखिम रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है डीएपी में फास्फोरस का आंसर। डीएपी में जो एनपीके होता है 18-46-0 होता है, यानी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, 0% पोटास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी में फास्फोरस पूछा है तो 46%, नाइट्रोजन पूछे तो 18%। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंगल जो सुपर फास्फेट होता है उसमें लगभग 16% फास्फोरस होता है और 11 से 12% के आसपास इसमें सल्फर पाया जाता है और 22 से 23% के आसपास में कैल्शियम होता है। तो ये सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक फार्मूला है ये ऑप्शन नंबर ए। CH2PO4 जो है सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कि कैपिलरी नली में यानी केशिका नली में पानी की ऊंचाई का बढ़ना किसके सीधा समानुपाती होता है? पानी का प्रस्ताव, केशिका नली व्यास, पानी की श्यानता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो केशिका नली में पानी की ऊंचाई का बढ़ना है वो किसके सीधे समानुपाती होगा? पृष्ठ तनाव के। पानी का जो पृष्ठ तनाव हो उसके समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ी मृदाएं साधारणता होती हैं। पहाड़ी मृदाएं साधारणता होंगी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पहाड़ी मृदाएं हैं वो अम्लीय होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है मुख्य सतही संस्तर को किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिक संस्तर, पैडोजोन्स या एपिपोडोन्स से क्या बोलेंगे इसको? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मुख्य सतही संस्तर है उसको एपिपेडोन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है प्राप्य जल धारण क्षमता किसमें अधिकतम होती है? प्राप्य जल धारण क्षमता किसकी अधिक होगी? क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, लोम या सैंडी क्ले लोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो क्ले लोम होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कोलाइडल क्ले कण का आकार किससे कम होता है? कोलाइडल क्ले कण का आकार किससे कम होगा? 0.002 mm या 0.02 mm या 0.2 mm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो कोलाइडल क्ले कण होते हैं उनका आकार जो होता है 0.002 mm से कम होता है। यहाँ पर सर्वाधिक दिया हुआ 0.002 भी mm, तो इसका नज़दीकी उत्तर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो कोलाइडल क्ले कण होते हैं इनका आकार 0.002 mm से नीचे ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है कितने प्रतिशत से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि सीमित हो जाएगी? अगर जो वायुरंध्र हैं वो 50 से 60% भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि सीमित हो जाएगी। अगला प्रश्न है मृदा रंग निर्धारण में क्रोमा संबंधित है, क्या दर्शाएगा? क्रोमा क्या दर्शाएगा? प्रबल तरंग दैर्ध्य या रंग का हल्का या गहरापन, रंग की शुद्धता और सांद्रता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मृदा रंग के निर्धारण में जो क्रोमा है वो रंग की शुद्धता और सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है पायराइट सुधारक का रासायनिक सूत्र है FeSU MnS या FeS2। तो डी ऑप्शन राइट है इसमें। FeS2 जो है ये पायराइट सुधारक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है 50 kg पोटेशियम K2O देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 83.3 kg हमें पोटाश की जरूरत होगी। अगला प्रश्न है मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? FeAl, O2 या SI। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा O2 जो है तत्व, इसकी सांद्रता जो है यह मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है सॉइल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
जो मृदा स्थूलता घनत्व तो उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं, सही है। मृदा कणाकार का निर्धारण पिग्नोमीटर से करते हैं, और मृदा नमी धारण परमियोमीटर से करते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है राइट नहीं है। अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊर्जा की अधिक मतलब विशिष्ट ऊर्जा किसकी अधिक होगी, बालू की, क्ले या सिल्ट, ह्यूमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ह्यूमस है, ह्यूमस की विशिष्ट ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न है मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटराइजेशन माना गया है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मृदा में आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक्युमुलेशन या संग्रह प्रक्रिया को लेटराइजेशन बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तेल खलियों में से नाइट्रोजन का अधिकतम अंश किस में होता है, किस तेल खली में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, रंडी खली, नीम खली, मूंगफली खली या नारियल की खली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो मूंगफली खली होती है उसमें 6 से 8% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। मूंगफली बोलते हैं एराकिस हाइपोजिया। अगला प्रश्न है मृदा सुघट्टता के निर्धारण हेतु क्या उपयोग आता है, सॉइल प्लास्टिसिटी के निर्धारण में हम किसका यूज करते हैं, पिग्नोमीटर या व्योकस हाइड्रोमीटर, अटरबर उपकरण या इर्गा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अटरबर उपकरण जो होता है वो मृदा सुघट्टा के निर्धारण में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है मृदा समुच्चय यानी सॉइल एग्रीगेशन का निर्धारण किससे करते हैं, योडर उपकरण, इर्गा, कोन पेनोमीटर या अटरबर उपकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मृदा समुच्चय है उसका निर्धारण योडर उपकरण से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक मात्रा मृदा के रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती हो जो मृदा में सर्वाधिक आयवीय अवस्था में होती है। जो -250 है ये रेडॉक्स पोटेंशियल का प्रतिनिधित्व करती है, यह मृदा में सर्वाधिक आयवीय अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है बेकेट 1964 द्वारा वर्णित QI के संबंध के तहत उच्च PBC क्या दर्शाता है, बेकेट 1964 द्वारा वर्णित QI संबंध के तहत उच्च PBC के दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मृदा में पोटेशियम की उपलब्धता बहुत अच्छी है ये दिखाएगा PBC के उच्च। अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट का 200 ppm का 100 लीटर विलियन पत्तियों पर छिड़काव करने हैं तो जिंक सल्फेट की मात्रा होनी चाहिए 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा पादप तत्व कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या रखता है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो कुल अवशोषित आयंस की संख्या का कम से कम आधी संख्या अपने पास रखता है, उसे नाइट्रोजन बोलते हैं। ये थोड़ा डाउट वाला है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा है 0.1 से 2, बी है 1 से 10, सी है 30 से 40, डी 90 से 98। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा में शीघ्रता से उपलब्ध पोटेशियम की सीमा 0.1 से 2% होती है। अगला प्रश्न है माइका की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, 0, 80, 100, 30 से 50, 150। तो माइका की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है 0 से कम ही होती है, तो इसका राइट ऑप्शन 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक कितने % होता है, 50, 22, 20, 12, 17। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पोटेशियम सल्फेट होता है लगभग उसमें 16 से 20% होता है गंधक, तो इसका नज़दीकी उत्तर 17 हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट में गंधक % 17%, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग करते हैं, मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए किस रसायन या पदार्थ का उपयोग करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, गर्म पानी, अमोनियम सिस्टेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। मृदा में गंधक के निर्धारण की जांच के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अगला प्रश्न है घास वाली फसलों में ग्रास टिटेनी किसकी कमी से होता है, Mg, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मैग्नीशियम है इसकी कमी से घास वाली फसलों में ग्रास टिटेनी हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक उदासीन चिलेट का एग्जाम्पल है, EDTA, DTPA, साइट्रिक अम्ल या EDTHA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल जो है ये उदासीन चिलेट का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है मृदा में लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की जांच के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, मृदा में लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की जांच के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर है EDTHA, बी EDTHA, तो ऑक्जेलिक अम्ल या DTPA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मृदा में लोहा, जिंक, कॉपर और मैग्नीज की जांच के लिए हम DTPA टेक्निक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीज खनिज नहीं है? पायरोल्यूसाइट, हास्मेनाइट, टिनोराइट या रोडोनाइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो टिनोराइट है, ये मैग्नीज खनिज नहीं है। बाकी तीनों जो है रोडोनाइट, हास्मेनाइट और पायरोल्यूसाइट, ये मैग्नीज खनिज के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा एक तत्व धातु है? मैग्नीज, लोहा, जिंक के सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धातु हैं, लेकिन जो बोरान है वो अधातु है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। जो बोरान है ये एक अधातु माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।